हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ महामना अकेडमी। देखिए, आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स ये भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना। देखिए, अब केमिकल काइनेटिक्स जो है हमारा, ये भी कुछ मार्क्स कैरी करता है CUET UG में, और ऑफ कोर्स इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, फिक्स हैं। 3-4 क्वेश्चंस भी इससे आएंगे, है ना। 3-4 क्वेश्चंस, क्योंकि इसने क्या किया था, सिलेबस कम कर दिया था, तो क्वेश्चन तो ऑब्वियस ही बात है इससे आएंगे ही ज़्यादा से ज़्यादा अब, है ना। देखिए, आज हम अपना क्या करेंगे, पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले अब इसमें स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन करवाता है, एक केमिस्ट करवाता है जिसको पूरे केमिकल रिएक्शन का नॉलेज होता है ना। तो जब केमिकल रिएक्शन चलता रहता है ना, तो केमिस्ट क्या ट्राई करता है कि वो देखने की कोशिश करता है कि क्या हमारा जो रिएक्शन है ना वो फिजिबल है कि नहीं, है ना। बिल्कुल, हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमारा चल रहा है, कुछ रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो जो केमिस्ट होता है वो उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है और वो पता करता है कि क्या वो रिएक्शन, क्या है ना, सबसे पहले क्या पता करेगा वो, क्या वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, है ना। क्या वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल मतलब क्या वो रिएक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं, अपने आप चल रहा है, उसमें कुछ ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ रहा है, कुछ कैटलिस्ट ऐड करना पड़ रहा है जिससे वो रिएक्शन हमारा आगे बढ़े, है ना। उसके बाद क्या करता है ना, केमिस्ट दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है, देखिए, ये सब बताने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो भी यहाँ टर्म्स बता रही हूँ, फिजिकल, फिजिबल, है ना, और भी जो आगे बताऊँगी, उन सब का यूटिलाइजेशन हमारा इस चैप्टर में होने वाला है पूरा, है ना। तो देखिए, क्या करता है केमिस्ट ना, पहले तो वो देख लेता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। उसके बाद वो क्या करता है, देखता है कि कितने एक्सटेंट तक हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है ना, मतलब कितने एक्सटेंट तक हमारा जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रहा है। प्रोसीड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना हमारा रिएक्शन कितने दूर तक बढ़ रहा है ना। और इसको हम कैसे पता करते हैं, इससे हम केमिकल इक्विलिब्रियम से पता करते हैं ना। देखिए, अभी हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश हो रहा था, है ना। रिएक्शन कोशेंट क्या हो रहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम आ रहा था ना, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है ना, प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो इनके बीच में कितना केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है, कब स्टैब्लिश हो रहा है ना, वो भी ऑब्जर्व करता है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा केमिस्ट ऑब्जर्व करता है ना, वो है हमारा स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड ऑफ द रिएक्शन मीन्स टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू अप्रोच द इक्विलिब्रियम, है ना। क्या तीसरी चीज़ ऑब्जर्व करता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, यहीं पे लिखते हैं हम। और वी कैन से टाइम वो कितना ले रहा है ना। टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम ना, वो इक्विलिब्रियम पे जाने में कितना समय ले रहा है ना, उससे हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे। कितनी स्पीड से वो जाएगा, उसमें उसने कितना टाइम लिया, हम उसे क्या बोलेंगे, टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, जो कोई भी केमिस्ट ऑब्जर्व करेगा वाइल प्रोसीडिंग द रिएक्शन और वाइल द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, अपने चैप्टर पे आते हैं, मेन चैप्टर पे। हमारा चैप्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल वर्ड से हम फैमिलियर हैं, केमिकल्स हमारे क्या होते हैं, और काइनेटिक्स, है ना, काइनेटिक्स। देखिए, काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स जो है ना वो हमारा एक लैटिन वर्ड से डिराइव है। कौन सा लैटिन वर्ड से डिराइव है, काइनेसिस से, काइनेसिस, है ना। यहीं पे लिखते हैं ये किससे डिराइव है, हमारा काइनेसिस से डिराइव है, काइनेसिस से, जिसका मतलब हमारा क्या होता है, मूवमेंट, है ना, मूवमेंट, है ना, मूवमेंट। तो देखिए,
इसका मतलब क्या निकालना कि केमिकल्स का मूवमेंट क्या हो रहा है ना, केमिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं। केमिकल्स आपस में मूव करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है एक रिएक्शन करेंगे ना, रिएक्शन करेंगे अपना, केमिकल्स मूव करेंगे मतलब आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और क्या होगा, उनका कुछ रिएक्शन होगा यहाँ पे, है ना। बिल्कुल, जब वो रिएक्ट करेंगे आपस में तो कुछ और चीज़ बन करके आएगी और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, है ना। कुछ प्रोडक्ट बन के आता है यहाँ पर हमारा, है ना, कुछ प्रोडक्ट बन के आता है यहाँ पर हमारा। बिल्कुल, बस यही चीज़ को हमें, इन्हीं चीज़ों को हमें थोड़ा डिटेल्ड में इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। यही चीज़ रिएक्शन कैसे हो रहा है, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, उसका रेट क्या है उसमें, है ना, और उसमें कितना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, यही सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसके आगे, इसमें देखिए फिर ना यूजुअली हम इस चैप्टर में दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए एवरेज मतलब क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, एवरेज मतलब हमारे पास कोई क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उनका एडिशन कर देना और कितनी क्वांटिटीज़ दी हुई है उनसे डिवीजन कर देना, है ना, एवरेज मतलब ये होता है। और इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे पता करना है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब कोई भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे हम क्या करेंगे उसका पता कर लेंगे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले केमिकल काइनेटिक्स में हमारा होता क्या है ना। देखिए जैसे यहाँ केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, क्या बोल रहा है, ये ब्रांच ऑफ क्या है, केमिस्ट्री, है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किसका ब्रांच, केमिस्ट्री का, उसमें भी क्या पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच ना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने अभी बताया रेट ऑफ रिएक्शन का कौन कौन सा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, है ना, डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या चीज़ें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें रेट ऑफ रिएक्शन पे असर डाल रही है ना। और क्या बोल रहा है, डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर ये सब चीज़ें डिराइव हो, कौन कौन सी चीज़ें, फैक्टर्स अफेक्टिंग और क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। बोल रहा है नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए केमिकल काइनेटिक्स पता चल हो गया क्या हो गया, है ना। अब इसी में देखिए मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का देखिए मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। चेंज इन, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसमें किसमें, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, और क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए होल चैप्टर में, ऑल ओवर द चैप्टर में हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही चलता आएगा, ठीक है। और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती जाएगी हमारी, पर यूनिट टाइम, है ना, किस किस यूनिट टाइम में हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, है ना। एक यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम से मतलब क्या समझते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट या एक घंटा, है ना, ये सब यूनिट हो गया। यूनिट मतलब क्या होता है, वन, तो वन चलता आ रहा है ना। उन सब में जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन किस में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आता है, उन्हें क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, है ना। और देखिए एक और डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, इफ़ रिएक्टेंट और क्या, प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर। देखिए ये क्या था, यहाँ पे हम कंसंट्रेशंस की बात करते थे, मतलब हमारा कुछ दिया हुआ था, लिक्विड में होगा, इन किसी भी फेज़ में हो सकता है ना। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हमारे किसी भी फेज़ में हो सकते हैं, वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इसमें हमने किसके लिए पढ़ा, कंसंट्रेशन, व्हेन कंसंट्रेशंस आर गिवन इन सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर, है ना। यहाँ पे क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या हो रहा है, गैसियस इन नेचर होना है। जैसे N2 + O2 मिलके क्या बना देंगे हमारा N2O2, है ना। ये दोनों ही हमारे क्या है, गैसियस रिएक्टेंट मिलके क्या बनाया, गैसियस प्रोडक्ट बनाया हमारा साथ में। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर गैसियस इन नेचर, इट मे ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। किसमें, चेंज इन प्रेशर, है ना,
देखिए हम यहाँ गैस है तो गैस ऑब्वियस सी बात है, गैस में हम कंसंट्रेशंस नहीं वैसे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम प्रेशर की बात करेंगे, है ना। गैसेस हमेशा क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, प्रेशर। क्या बोल रहे हैं देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे, इफ़ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर गैसियस इन नेचर इट मे ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, पर यूनिट टाइम में। हम उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं ना। अब देखिए अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि एक रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है, रिएक्शन हमारा आगे कैसे बढ़ रहा है ना। देखिए क्या होता है ना, हमारा एक रिएक्टेंट हो रहा है, एक रिएक्टेंट ले ले, दो रिएक्टेंट्स ले, कितने भी रिएक्टेंट्स ले ले, ठीक है। हम इन जनरल यहाँ पे एक रिएक्टेंट ले रहे हैं, हम उसे किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है, कुछ टाइम टी के बाद एक प्रोडक्ट बना रहा है ना, एक प्रोडक्ट बना रहा है वो यहाँ पर। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एट टाइम टी पे क्या था, टी इक्वल टू 0, मतलब टी इनिशियली पे इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, है ना। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर था, बिल्कुल, है ना, कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर है। और क्या होगा, जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ेगा मतलब यहाँ मान लीजिए टाइम आगे बढ़ गया, 10 मिनट हो गया, है ना, 10 मिनट हो गया, तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन होगा और क्या होगा, रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में होगा, प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 0.5 मोलर प्रोडक्ट बना दिया, है ना, और क्या हो गया, 0.5 मोलर प्रोडक्ट हमारा यहाँ रह गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, कितना बना प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बना 0.5 मोलर और रिएक्टेंट कितना बचा हमारा, 0.5 मोलर बच गया, ठीक है। तो अब देखिए रिएक्टेंट्स है हमारा और मोलर में लिखा हुआ है, हमने मोलर में लिया हुआ है ना। अब देखिए मोलर मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का यूनिट कितना था, मोल पर लीटर, है ना, कितना था, मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर था। और देखिए क्या हो रहा है, ये कुछ टाइम के बाद आगे बढ़ रहा है ना, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, हम इसे डिवाइडेड बाई टी करेंगे, है ना, कुछ टी से आगे बढ़ रहा है। देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बता रही हूँ, जब आगे जाऊँगी ना तो थोड़ा और डिटेल में बताऊँगी कि यूनिट कैसे निकल के आई हमारी, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यूनिट मोल, अगर हम यूनिट लिखें यहाँ पे क्लियरली, यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और क्या, मान लीजिए टाइम हमारा सेकेंड में है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, है ना। तो क्या ये यूनिट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की निकल के आ गई, है ना, क्या यूनिट निकल के आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। तो देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया हुआ है, पहला इन जनरल क्या, मोल टाइम इनवर्स, मतलब मोल टाइम का इनवर्स, है ना, टाइम का इनवर्स। दूसरा यूनिट क्या निकल के आएगा, मोलर को थोड़ा और हम एक्सप्रेस करें और डिटेल में एक्सप्रेस करें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मोल पर लीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा दूसरा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर टाइम, मतलब मोल पर लीटर मतलब लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, है ना। देखिए ये दो यूनिट्स हमारी हो गई रेट ऑफ रिएक्शंस की, व्हेन कंसंट्रेशन किस में, जब कंसंट्रेशन दिया हमारा, रिएक्टेंट किस में हो, कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस किया हो, ठीक है। अब देखिए जब हमारा रिएक्टेंट गैसियस नेचर हो ना, जब हमारा रिएक्टेंट का गैसियस नेचर होगा तब हम किस में अपना रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एक्सप्रेस करेंगे, एटीएम इनवर्स, एटमॉस्फेरिक टाइम इनवर्स, है ना। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक होता है, एटमॉस्फेयर होता है, पास्कल होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एटीएम टाइम इनवर्स, या पास्कल में भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पास्कल टाइम इनवर्स, है ना, पास्कल टाइम इनवर्स, ठीक है। हमारी किसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स निकल के आ गई यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही, ये याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चंस आएंगे कि पूछ लेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताइए, ऑप्शंस दे देगा अलग अलग, कुछ कुछ सिमिलर रहेंगे कुछ कुछ अलग रहेंगे, उसमें थोड़ा सा ही अंतर कर देगा। ये क्या करेगा, यहाँ से इन्वर्स हटा के सिर्फ पावर 1 डाल देगा, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अच्छे से देख लेंगे, कैसे आ रहा है वो देख लेंगे तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना,
देखिए हमारा क्या होता है जब रिएक्शन चलता रहता है ना, हमारा जब रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन क्या होता है, चल रहा है, रिएक्टेंट लिया हमने और वो क्या हुआ, रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया। रिएक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे हमारा क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो इमेजिन करिए कि रिएक्शन हमारी चल रही है, हमने पहले क्या किया, रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है, एट टाइम t0 पे, एट टाइम t1 पे या t1 मान लीजिए, एट टाइम t1 पे हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इस समय हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट जो होगा ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज करिए हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, R1 से डिनोट कर रहे हैं, और क्या हुआ, कुछ इसने प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्टेंट लिए, कुछ टाइम बीता, एट टाइम t1 पे क्या हो गया, इसने कुछ प्रोडक्ट बना लिया, क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा P1, है ना, P1 इसने कुछ प्रोडक्ट बना लिया। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन और आगे बढ़ जाएगी ना, तो उस टाइम को मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, जब रिएक्शन थोड़ी और आगे बढ़ गई उस टाइम को हम मान लीजिए t2 ले रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम किससे डिनोट कर रहे हैं, मान लीजिए R2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, किससे, R2 से डिनोट कर रहे हैं। और उस टाइम पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या P होगा, क्या किससे डिनोट कर दिए यहाँ पे, P2 से, है ना, P2 से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये लिखें कुछ ऐसा, डेल्टा टी अगर हम यहाँ पता करना चाहें डेल्टा टी, तो क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, T2 माइनस ऑफ T1, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो मतलब क्या, जो हमारा फाइनल टाइम आया T फाइनल माइनस T इनिशियल लिख दिया, ठीक है। फाइनल कितना था हमारा, T2 था, T इनिशियल कितना था हमारा, T1 था, है ना। सिमिलरली अगर हम डेल्टा रिएक्टेंट लिखें, डेल्टा R लिखें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R फाइनल माइनस R इनिशियल, R फाइनल कितना था यहाँ पे, R2 था, इनिशियल कितना था, इनिशियली हमने R1 लिया था, है ना, क्या हो जाएगा हमारा R2 माइनस ऑफ R1, है ना। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखें, सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए हमारा होगा डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस ऑफ P1, है ना। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, है ना, ये इक्वेशन 2 हो गई, और ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है, इतना चल रहा है हमारा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे ना, इसमें देखिए क्या हो जाए हमारा यहाँ पे, अब इतना हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके लिए क्या करें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखे, है ना, क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट हमारा किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। क्या लिखें अगर हम यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखें, तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो क्या हम नेगेटिव लगा कर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और किस रेट से घट रहा है, डेल्टा आर से, डेल्टा आर, और कितना टाइम ले रहा है, डेल्टा टी टाइम में, है ना, डेल्टा टी टाइम में क्या हो रहा है, घट रहा है, डेल्टा टी टाइम में क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है, ठीक है। तो क्या हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि घट रहा है तो नेगेटिव में लिख दिया। सिमिलरली हम देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम रेट के लिए, रिएक्टेंट के लिए क्या लिख रहे हैं, डिसअपियरर, है ना, डिसअपियरेंस। प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या बोला, अपीयरेंस, क्यों, देखिए क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है ना, धीरे धीरे रिएक्शन जो चल रही है उसमें से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, तो क्या हम इसके लिए डिसअपियर बोलेंगे। और क्या हो रहा है, रिएक्टेंट अपने को गायब करके किस में बन रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है ना, तो हम क्या उसे प्रोडक्ट के लिए अपीयर लिखेंगे, अपीयरेंस, है ना,
क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना। अपीयरेंस किसके किसके लिए, क्या बन के आ रहा है सामने, हमारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या प्रोडक्ट बन करके आ रहा है ना, मतलब प्रोडक्ट का धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन में, तो क्या हम इसको पॉजिटिव से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल। रिएक्टेंट क्या हो रहा था, घट रहा था, तो हमने इसे नेगेटिव से डिनोट कर दिया। प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारा, बन के आ रहा है ना, तो हम इसे पॉजिटिव से डिनोट कर दिए। और किससे, डेल्टा पी बाई किस रेट से हमारा घट रहा है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से, है ना। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है ना। देखिए ये हमारा ओवरऑल एक रिएक्शन निकल के आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से, है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, है ना। मैंने बात बोली ना, वही चीज़ यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव साइन, है ना। पीछे मैंने बताया नेगेटिव साइन से एसोसिएट कर रहा है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो किससे हो गया, हो रहा है नेगेटिव साइन से। क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का इक्वेशन लिखना सीखा है ना, इक्वेशन लिखना सीखा हमने। लिख इस केस में क्या है ना, इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस रहे ना। बैलेंस रिएक्शन हम किसके लिखेंगे, रेट रिएक्शन क्या थोड़ी बैलेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि हम उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हैं ना जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। लेकिन जब ये इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, तो हमें यहाँ पे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर हो चाहे ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमारे इसके एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इंक्लूड्स नहीं हो रहा है ना। देखिए अब हमारा कुछ अगर हम एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे, है ना। देखिए यह एग्जाम्पल में ना हमारा एक हेबर प्रोसेस चल रहा है ना, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हमारा बॉन्ड हेबर साइकिल से, हम कह सकते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हमारा किससे, बॉन्ड हेबर प्रोसेस से, है ना। बॉन्ड क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, है ना। देखिए क्या होता है हमारा N2 और H2 में क्या बनाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है ना, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देखिए अगर हम इसके लिए इन दोनों रिएक्टेंट और इन दोनों प्रोडक्ट के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखते जाएं तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डेल्टा, है ना। अभी देखिए हमने ये पीछे ही पढ़ा है, ठीक है। डेल्टा से हम डिनोट करते थे, कैसे लिखेंगे हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 विल बी व्हाट, माइनस ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी, है ना। और क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ, सिमिलरली, है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था कैसे लिखते हैं ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए, सिंस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे क्या रिएक्टेंट्स है, तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ जाएगा ना। और सिमिलरली अगर हम अमोनिया जो हमारा निकल के आया है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट बन के आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टी, है ना। ये देखिए ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन था किसका लिखने के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए, है ना। चलिए अब इसी में आगे बढ़े थोड़ा हम। देखिए अभी तक हमने किसके लिए पढ़ा, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए हम कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना। अब देखिए अब हम यहाँ सीखेंगे ना कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को यूज़ करके हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना,
किसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है? टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है ना। देखिए अब इनके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम फॉर द गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होता है ना, किसी भी टेम्परेचर या किसी भी जो रिएक्शन चल रहा है हमारा, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। इट डज नॉट मैटर फ्रॉम विच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी आर ऑब्टेनिंग, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन विल बी ऑलवेज सेम, है ना। मैटर नहीं करता कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारे पास चल रहा है, लेकिन जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो हमेशा सेम ही जाता रहता है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। किसके लिए एक्सप्रेशन किसका लिखना है हमें? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दो ही चीज़ हमारा क्या रिएक्शन में होता है, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना। बोल रहा है वी शुड डिवाइड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट विथ इट्स व्हाट, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। देखिए आ गया ना यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का यूज़, है ना। हम क्या कर रहे थे, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में हमें स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का कोई यूज़ नहीं था, इसलिए हम क्या कर रहे थे, रिएक्शन बैलेंस रहे चाहे ना बैलेंस रहे, हम उसके लिए इजीली अपना रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख ले रहे थे, है ना। लेकिन अब ऐसा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने वक्त नहीं चलेगा, है ना। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें उस समय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब क्या, ये सब 2, 3 N2 है तो मतलब क्या 1, है ना। ये सब हमें चाहिए और साथ ही साथ पूरी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन मतलब क्या, जितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्ट में है उतना जितना मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारा प्रोडक्ट में है, उतना मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारा किस में रहे, रिएक्टेंट में रहे। हाइड्रोजन की भी संख्या सेम हो, हाइड्रोजन की संख्या इधर भी सेम हो, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसीलिए हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे वाइल राइटिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए हम पहले कोशिश करते हैं ना, क्या कोशिश करते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखने की कोशिश करते हैं ना। अभी हमने पीछे ही सीखा कैसे लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N अपॉन में डेल्टा T, है ना, ऐसे लिख देंगे हम। और क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 के लिए क्या, H2 क्या है हमारा, ये भी रिएक्टेंट ही है, और किस में रिएक्टेंट है तो क्या खत्म होता है, तो इसको भी नेगेटिव में लिखेंगे हम, माइनस डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T, है ना। और देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बन के आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा अमोनिया बन के आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए हमारा हो जाएगा प्लस डेल्टा NH3 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा T। अब देखिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आती है, थोड़ा पीछे चलते हैं ना, पीछे चलते हैं। देखिए कंसंट्रेशंस जो यूनिट्स होती है ना, हम कंसंट्रेशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, है ना। कंसंट्रेशंस और ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मान लीजिए हमारा कंसंट्रेशन कोई मोलर में दिया हुआ है ना, तो हम मोलर लिखेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे ना। कंसंट्रेशन को हमेशा हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, देखिए अगर हमें डेल्टा R लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट, हर जगह कंसंट्रेशंस क्या होता है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं ना। अगर हम इसके लिए लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा R2 माइनस ऑफ R1, है ना, अपॉन में क्या, देखिए कंसंट्रेशन हमारा क्या कहता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चल रहा था, टाइम तो कोई कंसंट्रेशन यूनिट है नहीं, है ना, तो हम टाइम के लिए सिंपली लिखेंगे क्या, T2 माइनस ऑफ T1। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए हम कैसे लिखेंगे अपना कंसंट्रेशन, प्लस में चल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे P2 माइनस ऑफ P1, है ना। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमेशा आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि हम जब भी कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, उसको हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में करते हुए चलते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम आगे अपना देखें क्या हम देख रहे थे इसी में। हाँ, हम क्या कर रहे थे अपना यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे थे और रेट ऑफ अपीयरेंस लिख रहे थे ना। हमने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख लिया किसका, N2 का, H2 का, और रेट ऑफ अपीयरेंस लिख लिया किसका, अमोनिया का, है ना। दोनों का हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए हम क्या लिखना है, हमारा मेन टारगेट ये नहीं है, हमारा मेन टारगेट है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा हमारा ROR, है ना, ROR। देखिए बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है एक ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास चल रहा है ना। तो हम इन तीनों के लिए, N2 के लिए, H2 के लिए और NH3 अमोनिया के लिए, है ना, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया। तो इन तीनों के लिए हम अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा है ना उसी को किससे डिवाइड कर देंगे हम, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, है ना। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, या जो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकल के आया है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाइड बाई किससे, 1 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ आई बात। क्या करेंगे हम, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मल्टीप्लाई करें 1 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या डिवाइड करो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, दोनों ही क्या होगा, एक ही बात होगा ना। तो हम ऐसे अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं पहले हम N2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, है ना। क्या करेंगे हम, N2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो कोशिश करेंगे, है ना। देखिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सिंपल जो हमने डिसअपीयरेंस के लिए लिखा था एक्सप्रेशन वो लिख दीजिए। एक्सप्रेशन लिख दिया हमने डिसअपीयरेंस वाला, डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T, और किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। यहाँ देखिए इस रिएक्शन में हमारा N2 कितना है, उसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो हम यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। माइनस आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको मैं और क्लियर लिखती हूँ ताकि आगे चल के डाउट ना हो। क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हम समझते हुए चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बेसिक से अपना धीरे धीरे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। और देखिए H2 के लिए हम क्या करेंगे, H2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की जो इक्वेशन थी वो डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है H2 का, 3 है ना, 3 है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3, है ना, निकल के आ गया हमारा इसके लिए। और प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T इंटू किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, कितना है यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, है ना। बस बहुत सिंपल था, हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे। अब चलिए इसी में एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, समझते हैं कि और कैसे लिख सकते हैं हम ना। देखिए रिएक्टेंट कौन कौन से यहाँ पे, एक ये रिएक्टेंट है, एक ये है आयरन H प्लस, मैंगनीज है, फिर यहाँ पे आयरन है, ठीक है। इतने सारे हमारे, सॉरी ये क्या है, प्रोडक्ट हमारे ना, ये सब क्या है, प्रोडक्ट बन के आ रहा है ना, ये क्या प्रोडक्ट है ना। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका लिखते हैं, इसका, किसका, MnO4 माइनस का, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, MnO4 माइनस का ना। देखिए क्या हो जाएगा ये हमारा, डेल्टा MnO4 माइनस अपॉन में क्या, डेल्टा T, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी ये डेल्टा डेल्टा कैसे आ रहा है, देखिए क्या होगा ना, जब हम रिएक्टेंट्स लेंगे अपना तो ये तुरंत तो अपना प्रोडक्ट बना नहीं देंगे, है ना। कुछ टाइम चलेगा, कुछ टाइम चलने पे क्या होगा हमारा, कुछ टाइम चलने पे इसका कुछ अमाउंट बचेगा, फिर इसका कुछ अमाउंट बचेगा, फिर इसका कुछ अमाउंट बचेगा, और मिलके क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे हमारे, ये बनेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा MnO4 लिखेंगे और साथ में डेल्टा T भी लिखेंगे, है ना।
सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका, Fe2+ का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डेल्टा, माइनस लगाइए, माइनस माइनस है ना, माइनस डिसअपियर हो रहा है ना, तो नेगेटिव में जाएगा हमारा, माइनस ऑफ डेल्टा किसका, Fe2+ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना। और हमारा क्या एक रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन आयन, है ना, और एक हमारा क्या रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन आयन, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H+, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, माइनस ऑफ डेल्टा H+ अपॉन में डेल्टा टी, है ना। बहुत इजी था, अभी हमने सीखा कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट किसका, हमारा Mn2+, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, प्लस रहेगा, प्लस डेल्टा Mn2+ डिवाइडेड बाई क्या, डेल्टा टी, है ना। और क्या हो जाएगा हमारा पांचवा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, और क्या बन रहा है साथ में हमारा, Fe3+ बन रहा है, Fe3+ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्लस ऑफ डेल्टा Fe3+ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना। देखिए ये हमारी किसकी एक्सप्रेशंस निकल के आ गई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की, है ना। अब हम क्या इसी की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं सबके लिए, जितने भी रिएक्टेंट, जितने भी प्रोडक्ट निकले हैं, है ना। चलिए उसको लिखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, पहले हम इसके लिए लिखते हैं, है ना, पहला हम ये उठाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा MnO4 माइनस अपॉन में डेल्टा टी, है ना। अब देखिए MnO4 माइनस का स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है यहाँ पे, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें बात बराबर है, क्योंकि क्यों, निकल के तो इतना ही आना है ना, निकल के हमारा इतना ही आएगा तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, एक रिएक्टेंट Fe2+, उसका भी कितना है हमारा यहाँ पे, देखिए Fe है यहाँ पे, है ना, ये रिएक्शन चल रहा है ना, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डेल्टा ऑफ Fe2+ अपॉन में डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी है, इसका भी स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है, तो लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। और फिर क्या H+ के लिखते हैं साथ में माइनस, है ना, क्या है, रिएक्टेंट है, फिर क्या हो जाएगा H+ के लिए माइनस डेल्टा H+ अपॉन में डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे H+ का स्टोइकियोमेट्री कितना है, 8 है ना, 8 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1/8 कर देंगे, बिल्कुल, है ना। अब देखिए अब हम आगे बढ़ें, क्या हो जाएगा, डेल्टा Mn2+ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना, प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू क्या, डेल्टा Fe3+ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई किससे, 1/5, है ना, क्योंकि इसका क्या स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है ना। देखिए यहाँ तक हमारा हो गया कि हम कैसे अपना रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं और रेट ऑफ किसका, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमारा इम्पोर्टेंट था। अब देखिए अब ये जो हमारा फेनोमेना चल रहा है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इसको हम थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं कि प्रोसेस हमारा हो कैसे रहा है ना, यहीं पे समझते हैं हम थोड़ा ग्राफिकली, या हम अपना ये भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए यहीं बताते हैं, है ना। देखिए पूरा प्रोसेस हम समझते हैं कि पहले रिएक्टेंट कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है ना, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए जब ग्राफिकली समझेंगे ना तो हम बता पाएंगे कि हम अपना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन चल रहा है हमारा, रिएक्टेंट रहेगा प्लस क्या, मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ चल रही है, सिंपली हमने कोई कैटलिस्ट कोई सबस्ट्रेट इसमें नहीं डाला है, रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे सीधा सीधा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, है ना।
पहले रिएक्टेंट को देखते हैं कि रिएक्टेंट का रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं, पहले ग्राफ से समझते हैं हम। ग्राफ से ही हमारा क्या होगा, रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है। कैसे, देखिए हमारे पास जब कोई ग्राफ दिया हो ना, ग्राफ दे करके पूछे किससे निकालिए, तब कैसे निकालेंगे ना। देखिए क्या हो रहा है, हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम चलता है ना, क्या टाइम चलता है, और वाई पे हमारा क्या चलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, किसका, कंसंट्रेशन, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, इधर चल रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारा रिएक्शन जब चलता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे, ऐसे नोट कर सकते हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट तो ऐसे। अब देखिए एट, यहाँ पे एक टाइम t1 है ना, एट टाइम t1 पे क्या था, हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, R1 है ना, कितना था कंसंट्रेशन, R1। और जब हमारा टाइम t2 गया, जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, R2 है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा क्या हो गया, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच को क्या हम डेल्टा R लिख सकते हैं, क्या है ये हमारा डेल्टा R है ना, और इसको क्या हम, इतना हमारा क्या हो गया, डेल्टा R है ना, R2 माइनस R1 इज डेल्टा R है ना। अब देखिए इस क्या हो गया, डेल्टा T है ना। अब देखिए हम एवरेज कैसे पता करते हैं, हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज दी रहती हैं, उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय किससे, नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार वो हो रहा है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से R एवरेज ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे, देखिए रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस क्या, माइनस डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए और हम इसको और थोड़ा घुसे इसके अंदर तो कैसे लिखेंगे, माइनस R2 अपॉन में R1 है ना, डिवाइडेड बाय क्या, डेल्टा T है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ फिर इसको हम लिख दें यहाँ पे क्या, T2 माइनस ऑफ T1 है ना, T2 टाइम और T1 टाइम हमारा दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 माइनस ऑफ T1 है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हमने एवरेज पता कर लिया। अब देखिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए ना, जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है ना, उस ग्राफ पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कैसे, कोई भी पॉइंट ले लें, हम उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, और हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसा है ना, तो हमारे पास क्या हुआ, एक यहाँ पर निकल के आ गया और एक यहाँ पर निकल के आ गया है ना, एक यहाँ पर रिएक्टेंट निकल के आ गया। ठीक है, और हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, इससे मैच कर देंगे, इस वाली लाइन से है ना, ऐसे मैच कर देंगे। हमारे यहाँ पे एक रिएक्टेंट दिया हुआ था और हमारे पास एक यहाँ पे निकल के आ रहा है ना। तो देखिए जब इंस्टेंटेनियस लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, dr लेते हैं, डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल। व्हेन टेंजेंट इज ड्रॉन वी विल टेक डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, और जब दो पॉइंट लेंगे तो क्या, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा dr हो जाएगा, dr, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x पे dt है ना, ये x पे हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बिल्कुल। तो इसी को अगर हम r इंस्टेंटेनियस लिखें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस dr अपॉन में dt। अब देखिए माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्लोप हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप कैसे होता है, पॉजिटिव स्लोप ऐसे होता है, ये पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप कैसे होता है, ये नेगेटिव स्लोप हो रहा है हमारा है ना।
तो क्या हो गया यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस कितना निकल के आ गया, dr/dt, है ना। और एवरेज कैसे निकल गया हमारा, ये निकल के आ गया, है ना। देखिए सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, प्रोडक्ट के लिए ग्राफ देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है हमारा, है ना। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, है ना। और एक्स पे क्या आ जाएगा, टाइम, है ना, टाइम जाएगा। अब देखिए रिएक्टेंट क्या हो रहा है हमारा, धीरे धीरे घट रहा है, तो साथ ही क्या होगा हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, है ना। कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बनते जा रहा है ना। प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। देखिए तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम पे हमारा एट टाइम t1 मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, है ना। t2 हमारा प्रोडक्ट क्या, है ना। देखिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ ऑफ t1, है ना। हम एवरेज के लिए ऐसे लिख सकते हैं, हमारा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो एक पॉइंट से पास हो, और क्या हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, टाइम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा इसी पे, या फिर यहाँ लिखे अगर हम आर इंस्टेंटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, dp अपॉन में dt, है ना, dp अपॉन में dt। देखिए ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही हमारे पास कोई ग्राफ दिया हो तो उससे रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस या रेट ऑफ एवरेज रिएक्शंस निकालते हैं, ठीक है। देखिए आज हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शंस एवरेज रिएक्शंस के लिए और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस की एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो आगे के टॉपिक्स हैं ना, हमारे आगे का टॉपिक क्या है हमारा, देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।